दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मेरा पहला सवाल आपसे है कि अभी कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आज़ाद आपके आवास पर आए थे, तो क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है? बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बनेगा, ये चुनाव लड़ेगा। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की एक मांग है और आवश्यकता है, जिसके लिए समान विचारधारा के लोगों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारी कोशिश होगी कि 2027 चुनाव के पहले पहले एक यहाँ तीसरा मोर्चा बहुत ही सशक्त स्वरूप में आएगा, जो भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। क्योंकि आज जिस तरीके से जनहित के सभी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, उसी गलत नीतियों के चलते बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, सरकारी नौकरियां खत्म सी हो गई, यहाँ तक कि सरकारी भर्ती न होने से संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का आरक्षण स्वतः समाप्त सा हो गया है। यानी आरक्षण पूरी तरीके से शून्य कर दिया गया है। वहीं पर सरकार की गलत नीतियों के चलते गरीबी बेतहाशा बढ़ रही है। जैसा कि सरकार का खुद ये आंकड़ा है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल पर ज़िंदगी बिताना पड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से 140 करोड़ की आबादी में यदि 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चल रही है, तो विश्व गुरु बनाने का लॉलीपॉप केवल धोखा है। यानी देश कंगाल बन रहा है, गरीब बन रहा है, लाचार बन रहा है। ऐसी हालत में आज जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज गरीबी लाचारी बदहाली में तब्दील हो गया है। यही नहीं, महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर ज़रूरत उपभोग की आवश्यकता वाली सामानें नित्य प्रति महंगी हो रही हैं। विशेष रूप से किसानों पर आफत का पहाड़ आधर से टूटा है, क्योंकि लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिला। जब जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है, क्रय केंद्र नदारद हो जाते हैं। जब किसान अपनी आवश्यकता के लिए अपने उत्पाद को बेच देता है, अनाज बिचौलियों के हाथ जाता है, तो क्रय केंद्र खुल जाते हैं। यही नहीं, छुट्टा जानवर किसानों की फसल जल के चौपट कर रहे हैं, उस पर रोकथाम का कोई उपाय नहीं है। यहाँ तक कि किसान को उपभोग में लाने वाली जो भी वस्तुएं हैं महंगी होती जा रही, जैसे डीजल बेतहाशा महंगा हो गया है, जिसे किसान अपना ट्यूबवेल या ट्रैक्टर आदि चलाने में उसे महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में नौजवान जिनकी पसंदीदा सवारी मोटरसाइकिल होती है, आज नौजवान मोटरसाइकिल में तेल भरने के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। इसी प्रकार से जो घरों में गैस सिलेंडर है, जो कभी 300 साढ़े 300 मिलता था, आज 1000 रुपये के पार चला गया है। इसलिए आज एक और महंगाई लोगों को खाई जा रही है,
और दूसरी ओर अन्य तमाम समस्याएं, बेरोजगारी, गरीबी, किसान समस्या आदि है। तो वहीं पर आगे चल कर के आज जो सरकारी शिक्षण व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश में 94,000 प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल अब तक बंद हुए हैं। यानी इस तरीके से अभी इसी क्रम में योगी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में 47,764 स्कूल बंद करने का फरमान जारी किया था। अपनी जनता पार्टी के कड़े विरोध के फलस्वरूप योगी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और उनको फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर भी स्कूल बंदी का फैसला वापस होने के बावजूद भी आज सरकारी स्कूलों की जो खस्ता हालात है, किसी छिपी नहीं है। सारे स्कूल राम भरोसे चल रहे हैं, अध्यापकों का टोटा है। अगर कुछ अध्यापक हैं भी तो कुल मिलाकर के उनसे अन्य सरकारी विभागों की रिपोर्टिंग ली जाती है, जिससे शिक्षा अपने आप शून्य हो गई है। और यही कारण है कि ग्रामीण शिक्षा पूरी तरीके से शून्य होती जा रही है और उच्च शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि गरीबों के पहुंच से बाहर हो रही है। अब गांव का सामान्य किसान तो अपने बच्चों को विश्वविद्यालय भेज ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कोई काश्तकार 40 बीघे 50 बीघे काश्तकार है, अगर उसके यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है या कोई अन्य व्यवसाय नहीं है तो 40-50 बीघे काश्तकार भी अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय पढ़ाने की क्षमता नहीं रखता है। आज जो पूरे प्रदेश और देश की कानून व्यवस्था है वो जंगल राज में तब्दील हो गया है। आज उत्तर प्रदेश की मैं अकेले बात करता हूँ, कम से कम 2 दर्जन रोज SC ST OBC समाज के नौजवानों की हत्या हो रही है। 2 दर्जन से ज़्यादा बहन बेटियों को बलात्कार दुराचार का शिकार बनाया जा रहा है। ये सारे की सारी घटनाएं SC ST OBC समाज के ही लोगों के साथ हो रही है। हत्या करने वाले, बलात्कार दुराचार में शामिल होने वाले अपराधी ये सब भाजपा संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी हैं। यहाँ तक कि कभी कभी भाजपा के पदाधिकारी का भी सीधे नाम आ जाता है। नतीजा है कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाने में लग जाती है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है। जब प्रदेश जंगल राज बन गया है, पूरे देश में जंगल राज का बोलबाला है। यहाँ तक कि आपराधिक घटनाओं में महिला उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या आदि में, दलित उत्पीड़न आदि में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। अन्य जो प्रदेश हैं जो अपराध में 4-5 प्रमुख प्रदेश आते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी ये सभी भाजपा शासित राज्य हैं। यहाँ पर बेतहाशा आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और इस प्रकार से आज सरकार केवल हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर की रट लगा करके लोगों का ध्यान अपनी खामियों से हटाने में लगाती है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए हिंदू मुस्लिम का ढोंग करती है, मस्जिद मंदिर का नारा देती है, जिससे कि सरकार की असफलता पर चर्चा न हो। यही नहीं, एक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, भारत को विश्वगुरु बनाने का लॉलीपॉप दिखाए थे। भारत तो विश्वगुरु बना नहीं, गरीब, लाचार, बेबस और बेरोजगारों का देश बन गया। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी देश को बेचने की शुरुआत कर दी है। आज देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, अरबों खरबों की संपत्ति अपने चहेते उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव बेच दिया।
यानी माननीय प्रधानमंत्री जी देश चलाने में असमर्थ हैं और यही कारण है कि सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान एक एक करके निजी हाथों में बेचते जा रहे हैं। इस तरीके से आज जो वर्तमान में प्रदेश और देश की दयनीय हालत है उसको देखते हुए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, आगामी 2027 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश का ही चुनाव होगा, इसलिए बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ उत्तर प्रदेश बचाओ नारे के साथ अपनी जनता पार्टी चाक चौबंद तैयारी के साथ 2027 में चुनावी मैदान में उतर रही है। और इसके लिए हमारी कोशिश होगी कि लक्ष्य हमारे पास बड़ा है, उत्तर प्रदेश बचाना है, देश बचाना है, भाजपा को हटाना है। तो स्वाभाविक रूप से हम तीसरे मोर्चे के रूप में एक तीसरी राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से समान विचारधारा के लोगों को एक साथ खड़ा भी करेंगे और बीजेपी को सत्ता से हटाने का रास्ता भी प्रशस्त करेंगे। अखिलेश यादव से गठबंधन की कोई गुंजाइश है? अब चूंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी समाजवादी पार्टी है, विपक्षी एकता के सूत्रधार वो स्वयं होते और अच्छी बात है, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, यानी 110 विधायक और 37 सांसद होने के बावजूद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी की किसी असफलता के खिलाफ उस सड़क पर नहीं आए और विपक्ष की भूमिका शून्य निष्प्रभावी है। यहां तक कि वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेते हैं। बीजेपी के खिलाफ संघर्ष न करना, बीजेपी की असफलताओं को जनता में बेनकाब न करना, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए मैदान में न उतरना कहीं न कहीं इस बात को इंगित करता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कोई सांठगांठ है, जिसके चलते वो भाजपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन या विरोध करने से कतराते हैं। और इसीलिए आवश्यकता है तीसरे मोर्चे की, जिसके लिए हमारी पहल जारी है और समान विचारधारा के लोगों से बात करके जल्दी ही इसका कोई न कोई अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी कहा कि जो पीडीए का नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो असल में पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक है। तो इस बयान पर क्या कहेंगे आप? बहरहाल कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता हमें उसका जवाब नहीं देना है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आज तक अखिलेश यादव खुद पीडीए की परिभाषित नहीं कर पाए हैं। अलग अलग मंचों पर अलग अलग कार्यक्रमों में पीडीए की परिभाषा भी अलग अलग बताते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिसका नेता खुद कंफ्यूज्ड हो वो प्रदेश और देश को दिशा क्या देगा। दिशाहीन नेता न पार्टी के वर्करों को दिशा दे सकता है, न प्रदेश को दिशा दे सकता है, न देश को दिशा दे सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। खुद अंधेरे में समाजवादी पार्टी जी रही है और अंधेरे में वो सपना भी देखती रहती है सरकार बनने का, ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर रहती है। अगर सही मायने में वो विपक्ष की अपनी भूमिका में अखिलेश जी होते तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी पर लगाम लगाने में कामयाब होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनकी जो नुरा कुश्ती है वो आज जगजाहिर हो चुकी है। और अब उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने
कि कुवत समाजवादी पार्टी में नहीं है, बल्कि तीसरे मोर्चे के गठन के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर जाने का रास्ता प्रशस्त होगा। मतलब मान लिया जाए कि आप और चंद्रशेखर आज़ाद एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तीसरे मोर्चे में और भी लोग आ सकते हैं जो समान विचारधारा के लोग हैं, उनका सबका स्वागत है, किसी से कोई परहेज नहीं है। इसलिए चूंकि तीसरे मोर्चे की भूमिका बहुत अहम भूमिका होगी, भाजपा मुक्त भारत बना करके, भाजपा मुक्त प्रदेश बना करके प्रदेश और देश के लोगों को इंसाफ दिलाना, लोगों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, और साथ ही साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी जवाबदेही से हटी है, आज भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों का शिकार देश का नौजवान, किसान, गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं बारी बारी से सभी हुए हैं। स्वाभाविक रूप से अब ये सही वक्त है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं तय की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जनहित के मुद्दों पर हमेशा चुप हो जाती है। वो जब जब घिरती है तब तक हिंदू मुसलमान या मंदिर मस्जिद मामले को उछाल कर लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम करती है। जनहित के मुद्दों से सदैव पलायनवादी उसकी नीति रही है, और यही कारण है कि आज तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिसके पर्चे बार बार आउट हो जा रहे हैं, पर्चा लीक हो जा रहा है, सारी परीक्षाएं नकल की भेंट चढ़ रही हैं, देश का करोड़ों नौजवान आज हताशा निराशा का शिकार हो चुका है। 2 दर्जन से ज़्यादा छात्र छात्राएं अब तक आत्महत्या भी कर चुके हैं। तमाम गरीब घरों से आने वाले बच्चे जिनके माता पिता की बड़ी उम्मीदें हैं कि हमारा बेटा या बेटी परीक्षा पास करके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई किसी अच्छे जॉब में जाएगा, कोई कंपटीशन पास करके अच्छी सर्विस में जाएगा, वो सारे के सारे लोगों के मंसूबों पर पानी फिर रहा है। और इसको देखते हुए हमारे महान पर्यावरणविद वैज्ञानिक वांगचुक जी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी वो न तो देश के नौजवानों की मांग मानने वाली है, न ही वांगचुक जैसे महान वैज्ञानिक पर्यावरणविद के स्वास्थ्य की चिंता है। कुल मिलाकर के वो लोकतंत्र की हत्या पर आमादा है और मनमानेपन पर उतारू है। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को नजरअंदाज करने का काम बार बार भाजपा कर रही है। तो क्या आप भी जाएंगे जंतर मंतर सोनम वांगचुक के समर्थन में? तमाम नेता जा रहे हैं। यद्यपि वांगचुक जी को मैं पहले ही अपनी जनता पार्टी ने समर्थन दे रखा है, आगे की परिस्थितियाँ क्या होती हैं मैं उस पर अपने जिम्मेदार साथियों से बैठ करके बात करूंगा। सार्वजनिक रूप से जो तय होगा वो किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है सर, मनोज तिवारी ने कहा है कि सोनम वांगचुक जो है आम आदमी पार्टी के एक्सटेंशन है, जब कहीं के नहीं रहे हैं वो, तो अब देश की गद्दी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मनोज तिवारी कोई राजनेता तो है नहीं, वो पहले संगीत पार्टी चलाया करते थे, भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से सांसद बन गए, लेकिन
ज़मीनी प्रदेश से जो राजनीति बन के आता है, राजनीति में आता है, उसकी सोच जनता के प्रति समर्पित होती है। जो कृपा पर कहीं पत्र पहुंचता है वो पार्टी को बचाने के लिए सारी जवाबदेही को बलाए ताक रख करके इस प्रकार के रूल यूल की बातें करता है। इसलिए मनोज तिवारी जी भाजपा के हैं, वो मानव संसाधन मंत्री के इस्तीफे की बात कैसे कर सकते हैं? वो भाजपा सरकार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? वो सोनम वांगचुक क्या है, इसके महत्व को कैसे समझ सकते हैं? इसलिए ऐसे नादान लोग ही भाजपा को ख़त्म करने के भी जिम्मेदार होंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की रणनीति कैसी है, और सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नव। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।